Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 28th of July 2020. Sorry for being late. Today I was busy in some works, therefore, this news analysis got a bit late. So, before we start, I would like to announce the UPSC Mains 2021 सीरीज जो 2021 के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की है मेंस की. सो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. आप जाइए वहाँ पे. हमने वैसे वेबसाइट में अपलोड किया है शेड्यूल भी, तो आप सर्च कर सकते हैं, शेड्यूल को भी हमने डाल दिया है. एंड द टेस्ट सीरीज विल स्टार्ट फ्रॉम 16th ऑफ अगस्त एंड दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट सीरीजेज विच वी आर गोइंग टू कंडक्ट. हम इस बार जो कंडक्ट करेंगे इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट सीरीजेज जिसमें हम आंसर राइटिंग में डेमो आंसर्स भी देंगे, डिस्कशन वीडियोज़ भी रखेंगे और आपके एनालिसिस को बहुत ज़्यादा थॉरली हम करेंगे जो भी आप आंसर राइटिंग करेंगे. सो इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड, दोज हु वांट टू गिव द टेस्ट सीरीज, दे कैन join us from the links given in the description comment section below. Let's start with the news analysis part, friends. First news is Rajasthan governor gives nod for house session but with riders. अब राजस्थान के गवर्नर जो कलराज मिश्रा उन्होंने फाइनली सेशन के लिए बोल दिया है, लेकिन उन्होंने कुछ राइडर्स रखे हैं. जैसे ही हैज सेड दैट यू शुड गिव अ 21 days नोटिस फॉर कॉलिंग द हाउस and you should provide in written that you want to prove the house confidence, you want to prove the confidence and you want to prove your majority. मतलब कि उन्होंने क्लियर कट बोला है कि आप 21 दिन की नोटिस दीजिए. दूसरा आप ये लिखिए कि आप मेजॉरिटी प्रूफ करेंगे सबसे पहले वहाँ पे इकट्ठा होकर के. अब ये पावर किस आर्टिकल के अंतर्गत कलराज मिश्रा को मिली? तो आर्टिकल 174. आर्टिकल 174 जो है वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि गवर्नर हैज़ द पावर टू सम्मन फ्रॉम टाइम टू टाइम द हाउस और ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट. तो गवर्नर अगर चाहे तो सम्मन कर सकता है हाउस को फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड द हाउस और ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर टू मीट एंड द प्लेस एंड टाइम एज ही थिंग्स फिट. तो 174 के अंतर्गत है. लेकिन ये जो 174 के अंतर्गत पावर है इतनी ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर नहीं, इसको 163 आर्टिकल के साथ पढ़ते हैं. सो नाउ माई रिक्वेस्ट टू यूज दैट, प्लीज राइट इन डाउन द कमेंट सेक्शन में कि 163 आर्टिकल क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का. मुझे एग्जैक्टली वही लैंग्वेज बताना है जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में. सो प्लीज गूगल करो 163 आर्टिकल क्या बोलते हैं एंड मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है. आर्टिकल 174 मैंने आपको बता दिया, बट 174 शुड बी रेड विद आर्टिकल 163. तो आपका काम क्या है कि आर्टिकल 163 पढ़िए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या है आर्टिकल 163, ठीक है ना. अब राफेल फाइटर जेट आपको पता है, ओके. और ये डसॉल्ट एविएशन से हमको इंडिया में मिलने वाला था. राफेल फाइटर जेट की बहुत ज़्यादा लड़ाई चली थी जिसकी कैग ने भी फिर सुनवाई की थी, इंडिया में बहुत केस चला. तो राफेल जो हमको मिल रहा है वो डसॉल्ट एविएशन से मिल रहा है. दैट्स अ फ्रेंच कंपनी, याद रखिएगा. एंड द फर्स्ट बैच ऑफ 5 सेट्स, जो कि 5 का पहला सेट है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू रीच टू अम्बाला एयरबेस. तो अम्बाला एयरबेस को जल्दी से जल्दी पहुंचने वाला. तो एयरक्राफ्ट कैरियर का जो हमारा स्क्वाड्रन है वो अच्छा काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा बिकॉज ऑफ द अराइवल ऑफ योर राफेल. तो राफेल कहने से काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा वो, ठीक है ना. तो ये भी आपको याद रखना है. नाउ आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं. ओके, सो यू कैन सी द हेडलाइंस. टाइम टू फोकस ऑन रिवाइविंग द दिल्लीज इकोनॉमी, चीफ मिनिस्टर ने कहा है. सुप्रीम कोर्ट गिव्स यूजीसी 48 आवर्स टू रिप्लाई ऑन द प्लीज ऑन एग्जामिनेशन. तो सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में सबको पता है कि 1953 में वैसे बनी थी एक बॉडी के रूप में ये, बट 1956 में यूजीसी एक्ट आता है 1956 में, जिसके बाद इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी जाता है. ये एक रेयर बॉडी के जैसे है जो कि 2 काम करती है. एक तो ये फंड ग्रांट करने का काम भी करती है, दूसरा ये पॉलिसी मेकिंग का भी काम करती है. जो एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं, जो एग्जामिनेशन के ये सब चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यूजीसी ही डिसाइड करती है. तो ये 2 तरीके का काम करती है जो कि इसको काफ़ी यूनिक बॉडी बना देते हैं इस कारण से. तो यूजीसी 2 काम करती है, आपको बता देता हूँ मैं. एक तो ये फंड का काम भी करती है, दूसरा कि ये शेड्यूल और स्टैंडर्ड्स भी सेट करती है. तो दीज आर द डुअल वर्क्स विच यूजीसी डज. तो सेकंड पेज जो है वो सिटी का पेज है. सिटी पेज में ग्लिचेस मार डीयू ऑनलाइन एग्जामिनेशंस. तो ये भी एग्जाम ये रिलेवेंट नहीं है न्यूज़. स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू एक्सेस फैसिलिटीज एट सीएससी ड्यूरिंग मॉक टेस्ट. ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आगे हम मूव कर सकते हैं. थर्ड पेज में अगर आप आते हैं सिटी में, तो नंबर ऑफ फ्रेश केसेस कंटिन्यू टू ड्रॉप. ये दिल्ली का स्टेटस बता रहे हैं, है ना. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है. ऐसा किन ऑफ ड्राइवर, एमसीजी डिमोलिशेस, देन बीजेपी लीडर्स. तो ऐसे आपको हेडलाइंस बताने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. मतलब आप अगर चाहो तो मैं एक बार हेडलाइंस इस तरीके से पढ़ सकता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली पता रहे कि हम सारी न्यूज़ आइटम्स देख रहे हैं. 12 डेथ पंजाब. और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जिस न्यूज़ में जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, अगर मैंने नहीं उसको पढ़ाया तो मैं आपको एटलीस्ट वो होमवर्क दे ही दूँ तो आप उसको कर पाएँ, है ना.
ओवर 50% डॉक्टर्स पोस्ट लाइंग वैकेंट इन उड़ीसा रिवील्स आरटीआई। ओके, तो एक बार अगर रिवीजन करना होगा तो एक बार आप आरटीआई का रिवीजन जरूर कर लेना कि आरटीआई में जैसे सेक्शन 8 है आरटीआई का, जैसे सेक्शन 8 मैं बता देता हूँ आपको। आरटीआई का जो सेक्शन 8 है काफ़ी न्यूज़ में रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि आरटीआई का सेक्शन 8 जो बोलता है वो एक्सेप्शंस बताता है कि कौन कौन से केसेस में आपको आरटीआई नहीं लग सकती है ना, जैसे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ही आरटीआई के एम्बिट से बाहर आती हैं, तो आपको सेक्शन 8 ऐसा बताता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपको एक बार आरटीआई के सेक्शंस अगर आप पढ़ सके तो दैट इज विल बी वेरी गुड फॉर यू, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुछ एक दो एक्ट में आपको और बता दें, सेक्शन 4 जो है आरटीआई एक्ट का, दैट रिक्वायर्स सुओ मोटो डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कि सेक्शन 4 जो है आरटीआई एक्ट का वो ये बोलता है कि जैसे जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, पब्लिक अथॉरिटीज़ को सुओ मोटो मतलब अपने से ही डिस्क्लोजर करना है इन्फॉर्मेशन का, पब्लिक इन्फॉर्मेशन का, जो कि पब्लिक डोमेन में होने चाहिए। सेक्शन 8 का 1 जो होता है वो एक्सेप्शंस बताता है कि कौन कौन से केसेस में आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है, ठीक है ना। इफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इज सर्व्ड देन सेक्शन 8(2) बोलता है कि डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट 1923 का कर देना अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है उसमें, तो ठीक है ना। उसके बाद अगर आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है तो दैट शुड बी गिवन विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर वो एप्लीकेशन देनी चाहिए, अदरवाइज वो फिर आप अपील कर सकते हैं, दूसरी अपील 90 डेज के बाद कर सकते हैं, ठीक है ना। इफ इन्फॉर्मेशन इज सॉट कंसर्निंग लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जैसे लाइफ एंड लिबर्टी किसी व्यक्ति के खतरे में, तो वो 48 घंटे के अंदर आपको सप्लाई करनी है, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग, और आप रिटन में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से किसी फॉर्म से डिमांड कर सकते हो, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग रिगार्डिंग आरटीआई, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट था कि पब्लिक अथॉरिटीज को सुओ मोटो अपने से पब्लिक डिस्क्लोजर करना इन्फॉर्मेशन का, तो वो मैंने आपको बता दिया। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। दिस वाज सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स व्हिच आई सॉ टुडे। फर्स्ट एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे, स्टैनली जॉनी का आर्टिकल है, नीडेड अ मैप फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब यहाँ पे ऑथर का ये कहना है बेसिकली इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है उसको और ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है, और इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी रिवाइव करने की भी ज़रूरत है। क्यों ऐसा कहा उन्होंने, हम देखते हैं। सबसे पहले ऑथर कह रहा है कि इंडिया जो था कुछ दिनों पहले तक एक बहुत बड़ा सुप्रीम लीडर की तरह सामने आ रहा था, एशिया में बहुत बड़ा लीडर की तरह था। चाहे हम सार्क में देखें तो इंडिया की इमेज काफ़ी अच्छी थी, चाहे हम नेपाल को देखें तो नेपाल के सामने हम बहुत अच्छे से थे। Then we were enjoying the goodwill from Bangladesh also, we were enjoying goodwill from Sri Lanka also, ठीक है ना। Then we were having great control over Iran and the deal with Iran requiring your Jahedan line or your Farzad B oil gas field, चाहे वो आपकी इसके अलावा चाबहार पोर्ट, अफगानिस्तान के लिए रूट, ये सारी चीज़ों में हम आगे थे। नहीं, देन सडनली चाइना से भी हम compete कर रहे थे, वी वर competing विद चाइना, एक तरीके से हम चाइना से compete करते, बट सडनली व्हाट हैपेंड इज दैट इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट टाइम इन फॉरेन रिलेशंस विच इंडिया इज फेसिंग राइट नाउ। चाहे वो सार्क की बात करें, सार्क इज आउट ऑफ जॉइंट राइट नाउ। देन हम देखें अगर तो 45 ईयर्स में सबसे वर्स्ट जो फाइट हुई हमारी चाइना के साथ वो अभी रिसेंटली हुई। इसके अलावा बांग्लादेश इज़ नॉट हैप्पी विद अस ओवर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। देन अफगानिस्तान इज अंडर गोइंग अ मेजर ट्रांजिशन, जहाँ पे तालिबान के ऊपर हमारा कोई से नहीं है, मल्टी पार्टी टॉक से हमको ऑलरेडी बाहर कर दिया गया है ना। देन ईरान इनॉग्रेटेड द रेलवे लिंक ऑन देयर ओन, उन्होंने कहा इंडिया कोई ज़रूरत नहीं बनाने की, ठीक है। उसके अलावा चाइना को वो जगह भी दे रहे हैं अपने अपने रीजन में, चाबहार के जस्ट बगल में। तो हाउ डिड दिस पोजीशन ऑफ इंडिया हैपन, क्यों इंडिया की पोजीशन ऐसी हो गई, इसके रीजंस ऑथर एक एक करके डिस्कस करेगा, ठीक है ना। एक एक करके इंडिया डिस्कस करेगा। ऑथर ने कहा कि पहले भी ऐसी कंडीशन हुई थी, लेकिन पहले की कंडीशन और अभी कंडीशन में अंतर ये है दैट इंडियाज स्मार्ट पावर स्पेशली इन द नेबरहुड इज डिक्लाइनिंग राइट नाउ। इंडिया की जो स्मार्ट पावर थी वो डिक्लाइन करती जा रही, स्पेशली इन द नेबरहुड। अब ऑथर ने क्या रीजंस दिए, सबसे पहले ऑथर का रीजन है यूएसए का रोल। यूएसए के रोल के कारण इंडिया की जो पॉलिसी मेकिंग है काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड हुई है, चाहे वो ईरान के क्वेश्चन को लेकर के क्यों ना हो। ईरान में जो हमने चाबहार पोर्ट का एग्रीमेंट साइन किया था दैट वाज साइंड इन 2003, द एग्रीमेंट विद ईरान वाज साइंड इन 2003, लेकिन हम बहुत धीरे धीरे चलते रहे। वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट वेरी स्लोली एंड द रीजन फॉर दैट वाज द अमेरिकाज इन्फ्लुएंस ओवर अस। देन इन 2015 व्हेन अमेरिका सेड दैट दे विल बी फॉलोइंग दिस JCPOA यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन और ईरान न्यूक्लियर डील, देन वी फाइनली स्टार्टेड एक्टिवेटिंग
इन 2016। 2016 में हमने सब कुछ स्टार्ट किया, तेहरान में विजिट किया, ट्राइलेटरल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया का हमने शुरू करवाया, ठीक है ना। बट अगेन इन 2018 व्हेन डोनाल्ड ट्रंप सेड दैट कि ईरान इज नॉट फॉलोइंग द न्यूक्लियर ट्रीटी एंड दे रीइम्पोज्ड द सैंक्शंस ओवर इंडिया, इंडिया टोड टू द यूएस लाइन एंड ब्रिंगिंग डाउन द ऑयल इंपोर्ट टू जीरो। हम अगेन उनके इन्फ्लुएंस में आ गए और जो भी हमारा इंपोर्ट हो रहा था उस समय वो हमने घटा करके फिर से कहां पे ला दिया, जीरो पे ला दिया। एवरीथिंग वेंट इनटू जीरो, सब कुछ जीरो पर आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि ऑथर कहता है कि क्यों हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, पहला ईरान के साथ। दूसरा, ऑथर ने ये भी कहा है कि हम कहीं ना कहीं यूएसए से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं, तभी हम लेमुआ और ये सारे एग्रीमेंट्स हमने यूएसए के साथ किए हैं, ठीक है ना। वी हैव टोड टू देयर लाइन, तो यूएसए ने एक लाइन खींच दी है और वो लाइन न्यू दिल्ली क्रॉस नहीं करना चाहता। सेकंड हमारा जो रीजन है वो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में दो रीजन ऑथर देता है। पहला रीजन है पासिंग ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पास होने से कहीं ना कहीं परसिक्यूटेड जो मुस्लिम्स हैं उनको ये लग रहा है कि दे आर लेफ्ट आउट। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स, क्रिश्चियन, सिख, ये पारसीज यही लोग केवल परसिक्यूटेड हैं, कई जगहों पे मुस्लिम्स ही परसिक्यूटेड है, बट परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ में भी पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं किया, मतलब सॉरी मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इस कारण से ऑथर का कहना है कि पाकिस्तान तो ठीक है, चलो हमारा राइवल, हम मानते हैं कि वहाँ पे लोग खुश नहीं है, लेकिन ईरान या ऐसी बहुत सारी कंट्रीज जहाँ पे मुस्लिम हैं और मुस्लिम्स कई जगह परसिक्यूटेड भी फील कर रहे हैं, तो वो कंट्रीज हमसे मिफ्ड हैं, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये ऑथर का रीजन नंबर 2 है। तीसरा जो रीजन ऑथर ने दिया है वो है एब्रोगेशन ऑफ द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर। ऑथर का ये कहना है कि जो जम्मू कश्मीर का स्टेटस हटाया गया फ्रॉम द स्टेटहुड एंड इट वाज कन्वर्टेड इनटू ए यूटी, दिस वाज अनदर पॉपुलर मूव अमंग दोज हु फॉर्म द सपोर्ट बेस ऑफ द रूलिंग पार्टी। तो ये पॉपुलर मूव था रूलिंग पार्टी का, लेकिन इससे भी बहुत सारी कंट्रीज, इट लेड टू द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन कश्मीर वैली फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम दैट डैमेज्ड इंडियाज रेपुटेशन एज अ रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक पावर। तो इस कारण से हमारी जो जैसे वहाँ पे इंटरनेट का सस्पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इंटरनेट सस्पेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है कि इंटरनेट जो है, राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। उन्होंने कह दिया कि आर्टिकल 19 के अंदर वो फंडामेंटल राइट है, फिर भी जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की कनेक्टिविटी का चला जाना, वहाँ पे आज भी 4G का ना आना, ये सारे ऐसा है कि इंटरनेशनली जो रेपुटेशन इंडिया की एज अ रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक पावर दैट हैज डिक्लाइंड, ये ऑथर का कहना है। सो दीज मूव्स आर नॉट हेल्पिंग इंडिया, rather they are helping in losing the credibility of India। ओके, तो उसमें ज्यादा वो हेल्प कर रहे हैं इंडिया की क्रेडिबिलिटी को लूज कराने में। तो मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस डज नॉट डू गुड फॉर राइजिंग पावर्स। ऑथर का कहना है कि मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस है इंडिया का, एंड ग्रेट पावर्स दे वेट टू स्टैब्लिश देयर स्टैंडिंग बिफोर डिक्लेयरिंग दैट दे हैव अराइव्ड। ये बोलने से पहले कि देखो हम आ गए हैं, ये बोलने से पहले वो खुद को पहले अपने आप को इतना मजबूत कर लेते हैं, तब ऐसा करते हैं। बट इंडिया ह्यूब्रिस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जब कॉन्फिडेंस आदमी को हो जाता है तो वो उसको ले डूबता है। तो ऐसा ऑथर का कहना है। देयरफॉर ऑथर सजेस्ट दैट कि इंडिया नीड्स टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम एंड दे नीड टू रिकंसीडर देयर फॉरेन पॉलिसी ट्रेजेक्ट्री। उनको अपनी फॉरेन पॉलिसी ट्रेजेक्ट्री को रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। सेकेंड जो आर्टिकल है वो है ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन नीड्स वाइडर कंसल्टेशन एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस। ऑथर का कहना है कि जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन है उसमें और ज़्यादा कंसल्टेशन की ज़रूरत है और उसको और ज़्यादा प्रोग्रेसिव करने की ज़रूरत है। क्यों ऑथर ने ऐसा कहा? कि ऑथर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अभी रिसेंटली जो मिनिस्टर थे उन्होंने बहुत सारे माइनिंग के प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस देने के लिए बोला कि आप माइनिंग के प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस दे दो। दूसरा, फिर तुरंत आपाधापी में उन्होंने एक ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन लेके आ गए जो कि EIA नोटिफिकेशन 2006 को अमेंड करेगा। इट प्रपोजेस टू अमेंड द EIA नोटिफिकेशन ऑफ 2006। अब इसमें क्या होगा? बेसिकली इसमें बहुत सारी चीजें की जा रही। फॉर एग्जांपल, दे आर ग्रांटिंग इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस टू मेनी सच सेक्टर्स जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने ऐसा कर दिया है कि अब उनमें आपको क्लियरेंस लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ऑथर ने कहा कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अपने आप में जरूरी हैं, बट डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट इज नॉट नेसेसरी, नाइदर दैट शुड बी द केस। अब उसमें सेक्शन 26 प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दैट वुड नॉट अट्रैक्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस और परमिशन। सेक्शन 26 जो है नए ड्राफ्ट का,
वो सेक्शन 26 बोलता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें इन्वायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। फॉर एग्जांपल कोल माइनिंग, सीस्मिक सर्वेस फॉर ऑयल, मीथेन, शेल गैस एंड सम लैंड्स, ये इन केसेस में आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब ये तो बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऑथर का ये कहना है। देन सेक्शन 14 जो है, इट प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन फॉर दीज एंड सम अदर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम पब्लिक कंसल्टेशन एज वेल, मतलब कि द स्कोप ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इज ऑल्सो रिड्यूस। तो पब्लिक कंसल्टेशन का स्कोप भी सेक्शन 14 कम कर रहा है। सेक्शन 26 कुछ प्रोजेक्ट्स को बाहर कर रहा है जो कि प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इन्वायरमेंट को इंपैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। दूसरी चीज, पब्लिक कंसल्टेशन जो होता था उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, दैट इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी लिमिटेड नाउ। ओके, एंड जो रोड एंड हाईवेज के प्रोजेक्ट हैं, दे विल बी गेटिंग मेनी लिबरल कंसेशंस, उनको और ज्यादा लिबरल कंसेशंस दिए जाएंगे। एंड इफ पब्लिक एजेंसी और अथॉरिटी कंसीडर्स द लोकल सिचुएशन नॉट कंड्यूसिव टू पार्टिसिपेशन बाय सिटीजंस, द पब्लिक कंसल्टेशन नीड नॉट टू बी इंक्लूडेड इन पब्लिक हियरिंग। मतलब कि इन्होंने ये कह दिया कि अगर आपको लोकल पब्लिक अथॉरिटीज को ये लगता है कि पब्लिक कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है, तो वहां पे पब्लिक कंसल्टेशन नहीं कराया जाएगा। तो ये जो सारे चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए है और डेवलपमेंट को फायदा देने के लिए, कि डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट होगा, ऐसा ऑथर का कहना है। तो अगर आपसे कभी ऐसा लिखने के लिए आ जाए कि क्रिटिकली एनालाइज द इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, तो ये सारे पॉइंट्स आप जरूर उसमें मेंशन कर देना, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और चीज की गई है कि अभी जो EIA प्रपोजल है, इसमें बहुत सारे एक्टिविस्ट की जो वेबसाइट्स है उनको ब्लॉक कर दिया गया है। जो EIA को ड्रॉप करने के लिए कह रहे हैं ना, ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये भी एक काफी कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स अप्रोच दिखाता है गवर्नमेंट की, जो कि एक तरीके से जो डिसेंट को है वो एक तरीके से शट डाउन करने का चाहते हैं। एन अपॉर्चुनिटी टू रीशेप द हेल्थ केयर, तो ऑथर ने यहाँ पे सबसे पहले हेल्थ केयर एंड कोविड-19 इंपैक्ट्स की बात की है। द epidemic has a myriad of indirect effects on the environment, livelihood and on supply chain। तो environment पे भी, livelihood पे या supply chain पे बहुत ज़्यादा impact पड़ा है किसका, आपके कोविड-19 का। द नंबर ऑफ पेशेंट सीकिंग हेल्थ केयर हैड रिड्यूस सिग्निफिकेंटली ड्यू टू कोविड क्राइसिस। अब जो क्या थे, जो पेशेंट थे हेल्थ केयर जो सीक करते थे, उनकी बहुत नंबर डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि कोविड क्राइसिस आ गई है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे सर्जरी वाले जो पेशेंट हैं, तो वो नहीं जा पा रहे हैं अपने सर्जरी को ट्रीट करवाने भी नहीं जा पा रहे, क्यों, क्योंकि अंदर फियर आ चुका है। उनको ये डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उनको कोविड हो जाए। फिर सिजेरियन सेक्शंस जो थे वो भी कम हो गए हैं। कोरोनरी स्टेंट, नी रिप्लेसमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी, सारी चीजें रिड्यूस होती जा रही हैं। तो इन्वायरमेंट, मतलब ये एक तरीके से पूरे हेल्थ केयर को काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोविड-19 एक हेल्थ केयर प्रॉब्लम है, बल्कि ये पूरे के पूरे हेल्थ केयर सेक्टर को ही इंपैक्ट कर रहा है। देयर इज अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ रूटीन एडमिशंस फॉर ऑब्जर्वेशंस ऑन इंश्योरेंस क्लेम्स आल्सो। इमरजेंसी मेडिकल केसेस हैव आल्सो डिक्लाइंड इन द लॉकडाउन। तो इमरजेंसी मेडिकल केसेस भी डिक्लाइन होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, क्योंकि लोग जा भी नहीं पा रहे हैं और दूसरा जो जाना चाहते हैं वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा जो है एक इंपैक्ट है अनपॉल्यूटेड एयर का। एक तो पॉल्यूशन थोड़ा कम हुआ है, वर्क स्ट्रेस भी कम हुआ है, एंड कुक्ड फूड हैज तो ये जो होम कुक्ड फूड है इससे भी हेल्थ, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ निगेटिवली ऐसा इंपैक्ट पड़ा है। जैसे देखो, अगर इमरजेंसी केसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो इसके दो चीजें हो सकती हैं। पहला तो ये हो सकता है कि लॉकडाउन के कारण उनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है, दूसरा ये कि वो डर रहे हैं जाने से, तीसरा ये भी हो सकता है कि जो अनपॉल्यूटेड एयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, वर्क स्ट्रेस थोड़ा घट गया है वर्क फ्रॉम होम होने के कारण, और कुक्ड फूड जो घर का मिल रहा है, तो इम्पैक्ट इसका भी हेल्थ पे अच्छा पड़ रहा है, ठीक है ना। फिर दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एक सेकेंड, यहाँ पे ऑथर ने और बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी बताए। जैसे पैंडेमिक के कारण क्या हुआ है, पैंडेमिक के कारण एक चीज़ ये भी हो रही है कि जो फोकस है वो दोबारा से डाइट पे, एक्सरसाइज पे, शुगर कंट्रोल पे, हैजर्ड्स ऑफ स्मोकिंग, इन सब चीज़ों पे दोबारा से जा रहा है। तो इनके ऊपर जब दोबारा फोकस जाएगा तो लोगों को अब हेल्थ केयर का, लोगों को अब इसका बेनिफिट समझ में आएगा कि क्या इम्पैक्ट होता है एक्सरसाइजेस का, और क्यों एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है, कैसे आपकी ऑक्सीजन लेवल आपके लंग्स में ज़्यादा पहुँचना चाहिए। देन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का एक इम्पैक्ट जो पड़ रहा है सोसाइटी में, की इमेज का काफ़ी ज़्यादा अच्छी इमेज बन रही है। पहले क्या हो गया था, ये हो गया था अचानक से कि हेल्थ केयर को एक कमर्शलाइज सेक्शन की तरह देखा जाने लगा था, डॉक्टर्स को भी एक कमर्शलाइज्ड मीडियम की तरह देखा जाने लगा था। बट नाउ द पॉपुलेशन आज थिंकिंग दैट कि ये एक फिर से भगवान वाला दर्जा जो है डॉक्टर्स को मिलने लगा है, सो दैट इज अनदर थिंग, है ना। और बीच में बहुत ज़्यादा अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस थी जो शुरू हो गई थी, वो भी कहीं ना कहीं कम होने के उसमें है। लेकिन
अभी भी कहीं कहीं ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फीस चार्ज की जा रही है, उनको कम करने की ज़रूरत है। तो ऑथर ने वही चीज़ बोला है कि इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी जहाँ पर कि आप अगर चाहें तो अपने जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको कम कर सकते हैं और वापस से जो ट्रस्ट है वो गेन कर सकते हैं। वही चीज़ ऑथर ने फाइनली बोली है कि दे शुड सीज द अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्पिंग इन रिटर्निंग द ट्रस्ट बिटवीन अ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप विच वॉज अंडर सीवियर थ्रेट बिफोर द पैंडेमिक। पैंडेमिक के पहले जो ये लूज ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया था डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में, वो दोबारा से आप गेन कर सकते हैं और दोबारा से उनके ऊपर अपना ट्रस्ट बना सकते हैं। ठीक है ना। अगले पेज में जो आर्टिकल है द मेजॉरिटी कैन नॉट अफोर्ड अ बैलेंस डाइट, यहाँ पे हम बात करेंगे बैलेंस डाइट, हेल्दी एंड बैलेंस डाइट इन इंडिया की। ठीक है ना। तो पहले ऑथर ने बोला हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल आर अबव द पॉवर्टी लाइन ऑफ $1.90। याद रखिएगा पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में जो पॉवर्टी लाइन है वो $1.90 है, मतलब कि $1.90 इतनी है परचेजिंग पावर पैरिटी के रूप में पर पर्सन पर डे। ठीक है ना। लेकिन ऑथर ने कहा है कि बहुत सारे लोग जो इसके ऊपर है वो भी न्यूट्रिशियस डाइट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू अफोर्ड द न्यूट्रिशियस डाइट। अब वो क्यों नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अनअफोर्डेबिलिटी ऑफ गुड डाइट। ओके, तो वो कह रहे हैं कि ये अनअफोर्डेबिलिटी ऑफ गुड डाइट है, ना कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ लोग बोलते हैं कि इनको ये नहीं पता, बेसिकली इंडिया में लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं। ऐसा नहीं, ऑथर ने कहा है कि इसका रीजन ये नहीं कि इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका रीजन ये है कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जो परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में पॉवर्टी लाइन है वो $1.90 पर पर्सन पर डे है, लेकिन इतने में भी कई लोग, मिलियंस ऑफ लोग ऐसे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो इसका रीजन ये नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका रीजन ये है कि उनके पास अनअफोर्डेबिलिटी है। ठीक है ना। अब अभी ऑथर ने कहा कि देयर इज अ न्यू फीचर ऑफ स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट, इसको SOFI रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है ना। इट प्रेजेंटेड अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्दी डाइट्स अराउंड द वर्ल्ड। ओके, तो इसने SOFI यानी कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट, SOFI यहां पे देखो लिखा हुआ है। अब ये जो रिपोर्ट है ये FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप विद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस अ रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कौन निकालता है? FAO निकालता है विद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। का नाम है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट, SOFI। ठीक है ना। तो इसने काफी डिटेल में दिया है, इसमें 3 तरीके की डाइट्स को एक्सप्लेन किया गया है। ये 3 तरीके की डाइट्स कौन कौन सी हैं? पहली जो टाइप ऑफ डाइट है वो है बेसिक एनर्जी सफिशिएंट डाइट। बेसिक एनर्जी सफिशिएंट डाइट बोलती है कि आपको 2239 किलो कैलोरी ऑफ हेल्दी यंग, जो 30 साल की एज के लोग हैं, उनको इतनी कैलोरीज लेने इनटेक करना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा है आपका न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट। तो न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट में बेसिकली बोला जाता है कि यू शुड बी एबल टू मीट द कैलोरी रिक्वायरमेंट 23 माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। 23 माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको जरूरत पड़ती है। इस डाइट की जो कीमत है वो $2.12 एक डे में पड़ती है। $2.12 पर डे इसकी कॉस्ट होती है। ठीक है ना। एंड 18% साउथ एशियन इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे जो ऊपर हमने बात की थी बेसिक एनर्जी सफिशिएंट डाइट में, उसमें आपको कॉस्ट लगती है 80 सेंट्स लगती है। इट इज अफोर्डेबल फॉर अ पुअर पर्सन हुज इनकम इज 1, तो जिसकी इनकम 1.9 होगी वो आपकी बेसिक एनर्जी सफिशिएंट डाइट तो ले सकता है, बट वो न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट नहीं ले सकता। न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट नहीं ले सकता है। एंड SOFI क्लियरली बोलती है कि एक व्यक्ति केवल 63% अपना टोटल एक्सपेंडिचर का फूड पे लगाता है। तो जब 63% ही लगा सकता है और 1.90 आपका पॉवर्टी लाइन है, तो कहाँ से वो न्यूट्रिएंट डाइट ले लेगा? तीसरा है हेल्दी डाइट। तो हेल्दी डाइट में बेसिकली जो उसमें होता है, उसमें 6 ग्रुप का कंजम्पशन होता है। प्रोटीन रिच फूड्स लाइक एग्स एंड लेग्यूम्स, स्टार्ची स्टेपल्स, डेयरी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फैट्स, ये सारी चीज़ आपको लेनी पड़ती है। इसमें अगर आपने देखा हो तो इसमें इंटरनेशनल जो पॉवर्टी लाइन है वो ट्वाइस हो जाएगी, मतलब $4 पर डे हो जाएगी। तो जब $4 की कॉस्ट हो जाएगी अगर आपको हेल्दी डाइट लेनी है, तो 58% ऑफ साउथ एशियंस कैन नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट, मतलब कि 58% लोग इस डाइट को अफोर्ड ही नहीं कर सकते साउथ एशिया में। ठीक है ना। तो तेंदुलकर कमेटी डिफाइन द पॉवर्टी लाइन एज 33 रुपीज पर डे इन अर्बन एरियाज एंड 27 रुपीज इन रूरल एरियाज। ठीक है ना। तो जो तेंदुलकर कमेटी थी उसने कहा कि 33 रुपए जो व्यक्ति पा रहा है इंडिया में वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, और 27 रुपए जो गांव के एरिया में पा रहा है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। ठीक है ना। इट इज मच लोअर देन द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो SOFI ने यूज किया, बहुत ज्यादा कम है। ठीक है ना। एंड देयरफॉर पुअर इन इंडिया, जो लोग हैं वो पुअर है, एंड देयरफॉर दे कैन नॉट अफोर्ड अ न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट। वो न्यूट्रिएंट
न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट ही अफोर्ड नहीं कर सकते, आप हेल्दी डाइट की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। तो प्रॉब्लम जो है वो अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्दी डाइट है। तो आपका काम ये होना चाहिए कि उनको अफोर्डेबल बनाना है, लोगों तक उस डाइट को पहुंचाना है और उनको एम्प्लॉयमेंट दे करके उनका कंजम्पशन बढ़ाना है इन सारी चीज़ों को। दैट इज द थिंग विच हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। एमपीज अपोज एग्जेम्पशंस अंडर डाटा प्रोटेक्शन लॉ। अब बहुत सारे एमपीज हैं जिन्होंने कि डाटा प्रोटेक्शन लॉ 2019 जो आया था उसका अपोजिशन किया है। एंड बीजेपी members oppose certain sections of the legislation that can be invoked to exempt government agency। अब कुछ sections ऐसे हैं जो कि exempt करते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज को, such as NIA फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, जो कि डाटा प्रोटेक्शन लॉ से एग्जेम्प्ट करते हैं एनआईए को। मतलब एनआईए अगर चाहे तो कुछ केसेस में जो प्राइवेसी है उसको वायलेट कर सकता है, डाटा प्रोटेक्शन लॉ को एग्जेम्पशन देता है उसको, ठीक है ना। तो होम मिनिस्ट्री मेड अ प्रेजेंटेशन ऑन मंडे और उसमें उन्होंने क्या बोला कि देयर आर सर्टेन सेक्शंस जैसे कि एनआईए या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, दे शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस अंडर सेक्शन 35 और सेक्शन 36 ऑफ द डाटा प्रोटेक्शन लॉ। तो इन डाटा प्रोटेक्शन लॉ के सेक्शन 35 और सेक्शन 36 में कुछ एग्जेम्पशंस कुछ बॉडीज को देने की बात की जा रही थी, जिसका अपोज किया है एमपीज ने। सो द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 जो था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको पेश किया था, ठीक है ना। एंड इट सीक्स टू प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या बोलता है ये? इट सीक्स टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एस्टैब्लिशेस द डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी फॉर द सेम। तो एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने की बात करता है और कहता है कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है लोगों की वो सेफ रखनी है, सेफगार्ड करना है। उस पर सेक्शन 35 है, वो कहता है इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन, public order, all or any provisions of this act shall not apply to any agency of the government. Act shall not apply to any agency of the government. And section 36 बोलता है of the law, the safeguards for an individual can also be suspended in the interest of prevention, detection, investigation and prosecution of any offense or any other contravention of any law for the time being in force. तो ये दोनों लॉ आपको याद रखना है, सेक्शन 35 भी याद रखना है, सेक्शन 36 भी याद रखना है। सेक्शन 35 फिर से बताता हूं, इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, ये सारे केसेस के लिए all or any provisions of this act shall not apply to any agency of the government. गवर्नमेंट की एजेंसी पे इसके इस लॉ के प्रोविजंस नहीं लगेंगे अगर सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर की बात आती है, ठीक है ना। एंड एज पर सेक्शन 36 ऑफ द लॉ, द सेफगार्ड फॉर एन इंडिविजुअल कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड। इंडिविजुअल्स के जो सेफगार्ड है इनको भी सस्पेंड किया जा सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस। तो ये किसी ऑफेंस के प्रिवेंशन मतलब डिटेक्शन इन सब के केस में इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन को भी रिमूव किया जा सकता है। सो दिस लॉ फ्लोज आउट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच अपहेल्ड प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। दीज क्लॉजेस अलाउ द स्टेट इंस्ट्रूमेंट्स टू रिमूव सेफगार्ड्स। मतलब कि अपोज जो कर रहे हैं उनका ये क्या कहना है कि ये लॉ तो लोगों की प्राइवेसी को बचाने के लिए था, लेकिन अगर ये एग्जेम्पशंस रहेंगे एनसीआरबी, एनआईए इन सब के पास, तो वो तो फिर लोगों की प्राइवेसी को वायलेट करेंगे ही करेंगे इन्हीं सब नाम पे। पीएम केयर्स फंड कैन नॉट गो टू एनडीआरएफ। पीएम केयर्स फंड जो है एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है टू विच एनी वन कैन कॉन्ट्रीब्यूट। अब क्या जवाब दिया गया है? सो इट्स अ मिसकंसेप्शन दैट कंट्रीब्यूशंस रिसीव्ड बाय अ पब्लिक ट्रस्ट लाइक पीएम केयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू अ स्टैट्यूटरी फंड लाइक एनडीआरएफ। इनका कहना है कि एनडीआरएफ जो है वो एनडीआरएफ एक्ट के थ्रू आया है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के थ्रू आया है, तो वो स्टैट्यूटरी फंड है। और पीएम केयर जो है एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का जो पैसा है वो आप एनडीआरएफ यानी कि एक स्टैट्यूटरी फंड में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट रिप्लाइड बेसिकली जो कुछ पिटीशंस आए थे उसमें उन्होंने कि पीएम केयर्स का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर कर दो, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। दे हैव सेड दैट, ओके। तो ये भी आपको याद रखना। आगे मूव करें अगर हम, तो यहाँ देखिए, इंडिया इज इलेटेड एट बांग्लादेश ट्रांसफॉर्मेशन से जयशंकर। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने क्या किया कि 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स बांग्लादेश को दिए हैं। 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स हैव बीन गिवन टू बांग्लादेश एंड वही हुए हैं। वहाँ पर ये बात चल रही थी कि बांग्लादेश का काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ईरान मूव मॉक्स कैरियर टू सी एमिड टेंशन विद यूएस। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम आया, तो लेट मी टेल यू, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज स्ट्रेट बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। याद रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज द गल्फ बिटवीन स्ट्रेट बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ
ओमान, याद रखिएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे ईरान की एक सिटी का नाम है बंदर अब्बास, तो वो भी नाम याद रखिएगा, बंदर अब्बास इज द सिटी ऑफ ईरान, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। टारगेटेड इंफ्रा पुश कैन रीइग्नाइट द इकोनॉमी। अब आरबीआई यहाँ पे बेसिकली 5 एरियाज उन्होंने बोले हैं जहां पे टारगेट करना चाहिए, ठीक है ना। सो टारगेट में सबसे पहला जो उन्होंने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर पुश बोला है, टू गिव इम्पीटस टू द इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश टू गिव इम्पीटस टू द इकोनॉमी, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि बेसिकली आपको सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा वो करने की जरूरत है, देयर इज अ नीड फॉर डाइवर्सिफाइंग द फाइनेंशियल ऑप्शंस। दूसरा है उन्होंने कहा है कि देयर इज अ नीड फॉर डाइवर्सिफाइंग द फाइनेंशियल ऑप्शंस, मतलब कि अ बिग पुश टू सर्टेन टारगेटेड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कुड रीइग्नाइट द इकोनॉमी। तो अगर आप कुछ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आप स्पेंड करते हो तो वो इग्नाइट कर सकती इकोनॉमी को। कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम जैसे इन्होंने नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेसवे का नाम बोला है, देन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का बात बोला है, ठीक है ना। दे कैन जनरेट लार्ज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस फॉर सेवरल अदर सेक्टर्स, ठीक है ना। तो ये इन्होंने बोला है। अब इसके अलावा उन्होंने भी जैसे फार्मिंग सेक्टर में बोला कि फार्मिंग सेक्टर में आप करो, देन रिन्यूएबल्स में बोला है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में बोला है, एंड स्टार्टअप एंड वैल्यू सप्लाई चेन से बोला। तो 4 चीजों के बारे में ये था, 5वां इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो कौन से 5 सेक्टर में, तो बिग फार्म्स के सेक्टर में, रिन्यूएबल्स के सेक्टर में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, स्टार्टअप्स एंड वैल्यू सप्लाई चेन्स के सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है, तभी आपकी जो इकोनॉमी है दोबारा से ट्रैक पर आएगी, ऐसा ऑथर का कहना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। So these are the things which have been there in the news today. I hope you got clarity regarding them. And अगर वो पसंद आया तो please keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.